विचलन। तो गैस के अणु है वो आदर्श व्यवहार में विचलन दर्शाते हैं। तो आदर्श व्यवहार क्या है? केटीजी में ये माना गया कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल नहीं लगते हैं, लेकिन गैस के अणुओं के बीच में वास्तव में थोड़े बहुत आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगते हैं। इसका क्या प्रमाण है कि लगते हैं? कि गैस के अणुओं पर दाब बढ़ाकर और ताप कम कर कर गैस को द्रवित किया जा सकता है। केटीजी में यह भी माना गया कि गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, लेकिन वास्तव में गैस के अणु का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। थोड़ा बहुत गैस का आयतन भी होता है, क्योंकि अपने ऐसे करें कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणु का आयतन बढ़ता है, तो ताप कम करने पर गैस के अणु का आयतन कम होता है। लेकिन कितना ही ताप कम कर लिया जाए, लेकिन गैस के अणुओं का आयतन शून्य नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गैस है वो आदर्श व्यवहार में विचलन दर्शाती है। तो ये विचलन क्यों दर्शाती है, इसके कारण क्या है विचलन दर्शाने के? बोयल का नियम क्या है, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, ये सभी प्रभाव है ये आदर्श व्यवहार में विचलन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि गैस के नियमों में एक नियम दिया गया था, बोयल का नियम। तो बोयल ने एक बात बताई थी कि किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब और आयतन का गुणनफल होता है वो नियत होता है। किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए नियत ताप पर, यानी दो चीजें निश्चित बतानी पड़ेगी। एक तो क्या है, निश्चित मात्रा है, निश्चित मात्रा है यानी कि मोलों की संख्या निश्चित है, वह ताप क्या है, नियत है। तो किसी गैस की निश्चित मात्रा व नियत ताप के लिए दाब और आयतन का गुणनफल है वो क्या होता है, नियत रहता है, यानी कि एक क्या है, नियतांक है। और नियतांक का अर्थ पीवी बराबर नियतांक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक बटे वी हो जाएगा, यानी कि पी समानुपाती 1/v हो जाएगा। तो पी समानुपाती 1/v है। इसका अर्थ क्या हो गया कि दाब और आयतन एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि दाब बढ़ाओगे, या मैं ऐसे कह दूं v समानुपाती 1/p है, तो v को इधर ले जाओ, p को इधर ले जाओ। दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयतन कम होता जाएगा। लेकिन गैस के अणु पर, जैसे मान लो गैस को पिस्टन में बंद कर दिया, तो इसके ऊपर दाब बढ़ा दिया, इसमें गैस के अणु हैं, दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए चाहिए, इसका आयतन, दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होता जाएगा, लेकिन दाब कितना ही कर दिया जाए, आयतन है वो शून्य नहीं होता है। लेकिन आदर्श स्थिति के अनुसार तो दाब बढ़ाने पर आयतन, गैस के अणु का आयतन होता ही नगण्य है, तो शून्य होना चाहिए था, लेकिन ये कभी शून्य नहीं होता। दूसरी बात करें अपनी बोयल के बाद में चार्ल्स की, चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था चार्ल्स का नियत दाब पर लागू होता है। चार्ल्स का नियम नियत दाब पर और गैस की क्या हो, मात्रा निश्चित हो। एक तो नियत दाब हो और गैस की निश्चित मात्रा हो। नियत दाब पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए ताप होता है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है, क्योंकि पीवी बराबर nRT होता है। और यहाँ पर नियत कोण है, दाब नियत है, नियत दाब है, तो v समानुपाती किसके हो जाएगा, t के हो जाएगा। यानी कि दाब नियत हो और गैस की मात्रा निश्चित है, ये नियत है, आर पहले ही से नियत है, तो v समानुपाती किसकी है, टी के है। v समानुपाती टी है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ताप बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप कम कर देंगे तो क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा। लेकिन ताप को कितना ही कम कर दिया जाए, आयतन शून्य नहीं होता है। इसका मतलब गैस है वो आदर्श नहीं, आदर्श होती तो ताप कम करते जाएं, ऐसी कंडीशन आ जानी चाहिए कि आयतन क्या आ जाए, शून्य हो जाए। लेकिन वास्तव में इस प्रकार से आता है, ताप और आयतन के बीच में, ताप को ऐसे कम करेंगे वैसे वैसे आयतन है वो इस प्रकार से ग्राफ आता है, लेकिन आयतन शून्य नहीं होता है।
आयतन है वो कुछ न कुछ रहता है। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, ताप घटाने पर आयतन कम हो जाता है, लेकिन ताप को कितना भी कम कर दिया जाए आयतन शून्य नहीं होता है। तो आदर्श गैस में क्या होता है, आदर्श गैस के लिए होना ऐसा चाहिए कि आदर्श PV बराबर nRT होता है आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। लेकिन आदर्श गैस है वो कोई है तो नहीं, यानी कि PV बराबर nRT नहीं होता है, मान में थोड़ा बहुत विचलन आता है। आदर्श गैस होती तो ये मान सूत्र सही लगता, लेकिन वास्तव में आदर्श व्यवहार में विचलन दर्शाती है गैसें। तो nRT को इधर ले आए तो nRT का PV/nRT का मान यहाँ पर क्या बच जाना चाहिए, 1 बच जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में 1 नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाता है। तो PV/nRT का मान जितना भी आता है उसको अपने क्या कह देते हैं, Z कह देते हैं। और Z क्या है, ये Z संपीड्यता गुणांक है। Z को क्या नाम दिया है, संपीड्यता गुणांक है ये Z, यानी कि PV/nRT। तो Z का मान यदि 1 है तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, आदर्श गैस है। आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT है, इसका मतलब यहाँ पर Z का मान क्या है, 1 है, या मैं ऐसे कह दूँ PV बराबर Z nRT, इस प्रकार से हो गया। तो nRT को इधर ले जाएं तो PV/nRT बराबर क्या आ गया, Z। यानी कि यदि Z का मान 1 है इसका मतलब आदर्श गैस है। वास्तव में Z का मान 1 नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाता है। कम ज़्यादा आने का कारण क्या है, ये आदर्श व्यवहार में विचलन दर्शाती है। तो विचलन दर्शाने का अर्थ है कि विचलन क्यों दर्शाती है, क्योंकि आपने बताया KTG के अंदर गैस के अणुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, लेकिन वास्तव में थोड़ा बहुत लगता है। गैस के अणुओं का द्रव्यमान शून्य होना चाहिए, मान KTG में ऐसा माना गया, लेकिन वास्तव में गैस के अणु का आयतन शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत गैस के अणु का भी आयतन होता है। तो गैस के अणु के अंदर केवल और केवल आदर्श गैस के अणु के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल न लगने के कारण केवल गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी स्थितिज ऊर्जा भी होती है, जिसके कारण ये क्या करती है, आदर्श व्यवहार में विचलन दर्शा देती है, जिससे Z का मान 1 नहीं आ पाता। तो Z का मान कितना आता है, इसको अपने ग्राफ के द्वारा बताया जाता है कि यदि नियत ताप पर, ये ताप नियत रख दें, नियत ताप पर ये सौदा पूरा है, गैस की निश्चित मात्रा है, तो ये नियत होगा, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। तो इसके ग्राफ किस प्रकार से खींचे जा सकते हैं, देखो। तो यदि अपने संपीड्यता गुणांक Z व दाब के बीच में ग्राफ खींचे, तो मान लो कि Z का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, Z बराबर 1 है। तो आदर्श गैसों के लिए तो आना ये चाहिए था, किस प्रकार से ग्राफ आना चाहिए कि दाब बढ़ाने पर Z है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन दाब चेंज करने के कारण अपनी दाब चेंज करेंगे ना, तो जितना दाब परिवर्तन करेंगे उतना टेम्परेचर आयतन इस प्रकार से परिवर्तित नहीं होता कि Z का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो दाब जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो Z का मान बढ़ता है, किसके लिए, इस प्रकार से ग्राफ आते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इस प्रकार के ग्राफ आते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लग रही है क्या ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, ये देखो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन। यानी कि हाइड्रोजन हीलियम का Z का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो जिनका Z का मान 1 से ज़्यादा होता है वो उन गैसों को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब इस पर कितना ही बढ़ा दो, दाब बढ़ाकर ताप कम कर कर गैस को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम को दाब बढ़ाकर भी और ताप कम कर कर भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। बाकी जैसे अन्य गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, इनका ग्राफ इस प्रकार से आता है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा CO2 है, NH3 है। तो
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, NH3। तो जिनका ग्राफ ज़्यादा नीचा आता है उनको दाब बढ़ाकर व ताप कम किया इसको द्रवित किया जा सकता है। यानी कि गैस को आप द्रवित करना चाहते हो, गैस को द्रवित करने के लिए क्या करना चाहिए कि दाब को बढ़ाकर व ताप को कम कर गैस को द्रवित किया जा सकता है। दाब बढ़ा दिया जाए और ताप को कम कर गैस को द्रवित किया जा सकता है। लेकिन अपनी बात करें, इसको पंखे बंद करो, दाब बढ़ाकर ताप को कम कर गैस को द्रवित किया जा सकता है। लेकिन अपने ऐसे कह दें कि समस्त गैसें उच्च ताप व निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। दोबारा सुनिए, समस्त गैसें उच्च ताप व निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। इसका उल्टा कर देंगे तो द्रवित वाली कंडीशन हो जाएगी कि दाब बढ़ा दिया जाए और ताप कम कर दिया जाए तो गैसों को द्रवित किया जा सकता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन और हीलियम को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन को ये बहुत कम टेम्परेचर यानी कि -196 द्रवित नाइट्रोजन को जीवित ऊतकों को, जो टिश्यू होते हैं जीवित, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन काम में ली जाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 को भी क्या किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया तो आप बिल्कुल अपने घर पर ही आप द्रवित कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे मान लो एक प्रखनली में लिया कैल्शियम कार्बोनेट, एक दूसरी प्रखनली या वायु रुधि इस प्रकार से जोड़ दी। यहाँ पर अपने कोई ऐसा लगा दें कि कोई बाहर न निकले, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक बर्फ के भरे पात्र में रख दिया इसको। यहाँ पर क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करने से ये टूटेगा, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद में अब यहाँ से वायु रुद्ध गैस बन जाएगी, तो क्या बढ़ जाएगा, अपने आप ही दाब बढ़ जाएगा। और बर्फ के अंदर रख दी तो टेम्परेचर क्या हो गया, तो दाब बढ़ गया, ताप क्या हो गया, कम हो गया। दाब बढ़ गया, ताप कम होने से क्या हो जाएगी, ये द्रवित हो जाएगी। तो आप देखोगे कुछ समय के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड द्रवित हो जाएगी। और थोड़ा और भी ठंडा कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाएगी, ठोस अवस्था में भी बदल जाती है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बर्फ जैसी होती है। तो इसीलिए इसको अपने हाथ में भी ले लेंगे तो ये ठंडा तो करेगी, लेकिन वो हाथ को गीला नहीं करेगा। इसीलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ग्राफ से ये स्पष्ट हो गया था कि भारी गैसें हैं उनको द्रवित आसानी से किया जा सकता है, हल्की गैसें हैं उनको द्रवित बहुत कम किया जा सकता है। यानी कि वो आदर्श व्यवहार में विचलन कम दर्शाती है, भारी गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार में विचलन ज़्यादा दर्शाती है। ताप बढ़ाने पर आदर्श व्यवहार है वो अधिक होता है, कम ताप पर आदर्श व्यवहार में विचलन अधिक आता है, क्योंकि अधिक ताप पर आदर्श व्यवहार में विचलन कम आ जाता है, क्योंकि उच्च ताप व निम्न दाब पर प्रत्येक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। इस बात को समझने के लिए अपने अलग अलग ताप पर ये गैस अपने निश्चित कर दी कि गैस निश्चित की गई, एथाइलिन ले ली अपने गैस। अब की बार गैस एक निश्चित कर ली, Z और P के बीच में ग्राफ खींचा, ये मान लो अलग अलग टेम्परेचर पर खींचा। कम ताप पर ग्राफ था वो Z का मान 1 से कम आया, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया Z का मान 1 से ज़्यादा आना शुरू हो गया। कम ताप पर Z का मान कम आता है, लेकिन
उसी गैस के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार का वैसा ही ग्राफ आना शुरू हो जाता है अधिक ताप पर, जैसा हाइड्रोजन व हीलियम का आया है। इस ग्राफ से ये स्पष्ट होता है कि अधिक ताप पर गैस है वो आदर्श व्यवहार ज़्यादा दर्शाती है, और कम ताप पर गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार में विचलन अधिक दर्शाती है। और जैसे जैसे देखो, एक 200 केल्विन टेम्परेचर था, 200 केल्विन टेम्परेचर था, तो आदर्श व्यवहार में विचलन जेड का मान जितना 1 से कम होता है, यहाँ पर जेड का मान क्या है, 1 है, और जेड का मान जितना 1 से कम होता है विचलन उतना ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर इसने 200 केल्विन पर आदर्श व्यवहार में विचलन बहुत ज़्यादा दर्शाया। उसके बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया गया तो आदर्श व्यवहार में विचलन थोड़ी सी कमी हुई, और थोड़ा सा बढ़ाया गया, मान लो 500 के बजाय 600 कर दिया, तो आदर्श व्यवहार में विचलन थोड़ा और कम हो गया, और 624 कर दिया तो आदर्श व्यवहार में विचलन अब माइनस में रहा ही नहीं। 624 एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिससे अधिक ताप पर गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप से कम ताप पर गैस पर दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर गैस पर दाब बढ़ाकर भी उसको द्रवित नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है टीसी। क्रांतिक ताप ये होता है 8/27 A/RB। ये अपने आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार क्रांतिक ताप पर जो दाब होता है उसको कहा जाता है पीसी। कि क्रांतिक ताप पर गैस पर कितना दाब लगाएं कि उसको द्रवित हो जाए, वो होता है A/27 B², इसको कहा जाता है पीसी। और क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर जो आयतन होता है उसको क्रांतिक आयतन कहा जाता है, उसको ये होता है 3B। ए व बी है वो गैस नियतांक है, जिस प्रकार से आर गैस नियतांक होता है उसी प्रकार वान डेर वाल्स गैस नियतांक है। जो वान डेर वाल्स गैस समीकरण होती है एक, उसके अंदर ये नियतांक आते हैं। वान डेर वाल्स गैस समीकरण क्या होती है, जैसे PV बराबर nRT, ये तो आदर्श गैस समीकरण होती है। P + n² A/V² और V - nB बराबर क्या होता है, nRT होता है। और इस समीकरण को क्या कहा जाता है, वान डेर वाल्स गैस समीकरण कहा जाता है। तो ये गैस तो आदर्श गैसों के लिए लगती है, और ये गैस सभी के लिए लगती है, चाहे वास्तविक गैस है वो वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण दी गई थी। ये कहाँ से आई है, इसका व्युत्पन्न भी अपने आगे पढ़ेंगे। तो एक बार तो आप ऐसे ध्यान रखो, ये वान डेर वाल्स गैस समीकरण है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आदर्श व्यवहार क्या होता जाता है, इनका बढ़ जाता है। एक ताप ऐसा होता है जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, और जिस ताप तक गैस को द्रवित किया जा सकता है उसको कहा जाता है क्रांतिक ताप। तो ये वह ताप जिस पर दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, उससे अधिक ताप पर गैस पर दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। और क्रांतिक ताप पर कितना दाब बढ़ाए कि उसे द्रवित हो सकता है, उसको कहा जाता है क्रांतिक दाब। और क्रांतिक दाब पर जो क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब पर गैस का जो आयतन होता है उसको कहा जाता है क्रांतिक आयतन। तो इस प्रकार से अपने बता सकते हैं। इसके बाद में एक आता है बॉयल का नियम। बॉयल ने एक नियम दिया था कि बॉयल के अनुसार कोई भी गैस ताप की वह सीमा जिस पर कोई भी गैस है वो बॉयल के नियम की पालना करती है, उसे कहा जाता है बॉयल ताप कहा जाता है। बॉयल ताप होता है टिब्बी से दर्शाते हैं, और टिब्बी का मान क्या होता है, A/RB। टिब्बी क्या होती है, A/RB। तो टिब्बी को याद रख, किसी की टिब्बी हो जाए तो वो क्या कहेगा, रब ने कहा जा रब, ये तो है टिब्बी। एक होता है, आप इसको टीसी और टिब्बी में संबंध भी बता सकते हो। टीसी बराबर क्या होता है, 8/27 A/RB, और A/RB को क्या कह सकते हैं अपने, टिब्बी। तो टीसी बराबर क्या होता है, 8/27 टिब्बी, यानी क्रांतिक ताप होता है वो 8/27 टिब्बी के इक्वल होता है। इसके बाद जूल थॉमसन प्रभाव दिया गया कि गैस को द्रवित कैसे किया जा सकता है, इसे समझाने के लिए जूल थॉमसन ने अपना एक प्रभाव दिया। जूल थॉमसन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी गैस है, ये मान लो कोई गैस है, किसी पात्र के अंदर बंद है, मान लो ये पात्र के, इस पात्र के अंदर बंद है,
उसने देखा कि इस गैस को एक सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने दिया जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। किसी गैस को यदि एक सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने दिया जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे प्रभाव को क्या कहा जाता है, जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। जूल थॉमसन प्रभाव जूल थॉमसन गुणांक के द्वारा दर्शाया जाता है और जूल थॉमसन गुणांक को अपने म्यू जेटी कह देते हैं। तो म्यू जेटी क्या होता है, म्यू जेटी को ऐसे मान लो कि सर्दी ज़्यादा लगती है इसे, और जिसको सर्दी ज़्यादा लगती है वो क्या करता रहता है, तपय है, तपय है। तो म्यू जेटी है वो क्या कर रहा है, तपय है। म्यू जेटी तपय है, तपय है। म्यू जेटी क्या कर रहा है, तपय। तो डेल टी, तो इसकी परिभाषा क्या से बताओगे कि नियत एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, म्यू जेटी कहा जाता है। एच को एंथैल्पी कहते हैं, जो बाहर होता है इसको नियत कहते हैं। नियत एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन को ही म्यू जेटी कहते हैं। तो ये म्यू जेटी बराबर है, म्यू जेटी का अन्य सूत्र इस प्रकार से दिया जाता है -1/CP। -1/CP आ जाए तो तपय तो है लेकिन उल्टा तपय। देखो ऐसे, अब ऐसे तक पड़ा था तपय है, ऐसे था ना मामला, तपय था ऐसे, ये तपस्या में लीन है। अब उल्टा तप रहा है, तपस्या है, वो कठोर कर रहा है म्यू जेटी, उल्टा तपय, यानी कि तपय है, तपय है। म्यू जेटी है वो तपय, पहले ऐसे तप रहा था, अब ऐसे तप रहा है, तपय। एक और सूत्र होता है म्यू जेटी का कि म्यू जेटी बराबर है 1/CP 2A/RT - B। यदि 2A/RT बराबर B हो जाए, 2A/RT बराबर B हो जाए, इसका मतलब म्यू जेटी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। ये बराबर हो गया तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो म्यू जेटी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आदर्श गैस के लिए ऐसा ही होता है, आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी का मान 0 होता है। म्यू जेटी का मान 0 होने का मतलब आदर्श गैस को सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने दिया जाए ना तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तविक गैसों के लिए म्यू जेटी का मान सामान्यतः नेगेटिव आता है, तो इसे कहा जाता है वास्तविक गैस के लिए म्यू जेटी का मान नेगेटिव आता है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसे कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 2A/RT होता है, इसे कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब है इससे कम ताप पर तो म्यू जेटी होता है वो पॉजिटिव होता है। ध्यान दें कि इससे म्यू जेटी पॉजिटिव कब है, म्यू जेटी पॉजिटिव है कि प्रतिपन्न ताप से कम ताप पर, प्रतिपन्न ताप से कम ताप पर यदि गैस को एक सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने दिया जाओगे तो म्यू जेटी का मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है, ताप में कमी होती है। इन्वर्जन टेम्परेचर, दोबारा देखिए, इन्वर्जन टेम्परेचर से कम ताप पर यदि गैस को एक सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने दिया जाता है तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और इसके विपरीत यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, इस टेम्परेचर पर म्यू जेटी अपना चिन्ह बदल लेता है। इससे कम ताप पर पॉजिटिव और इससे अधिक ताप पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये होता है म्यू जेटी। आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी का मान 0 होता है, वास्तविक गैस के लिए प्रतिपन्न ताप से कम ताप पर म्यू जेटी का मान धनात्मक है और प्रतिपन्न ताप से अधिक ताप पर म्यू जेटी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी प्रतिपन्न ताप से कम ताप पर म्यू जेटी का मान धनात्मक और प्रतिपन्न ताप से अधिक ताप पर क्या हो जाता है, म्यू जेटी का मान ऋणात्मक। यानी प्रतिपन्न ताप से अधिक ताप पर ये गैस को एक सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकालोगे तो भी टेम्परेचर कम नहीं होगा बल्कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इस प्रभाव के द्वारा, जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा गैसों को द्रवित किया जा सकता है। और गैसों को द्रवित किया जा सकता है इसका मतलब गैस आदर्श नहीं है, आदर्श व्यवहार में क्या हो रही है, विचलन दर्शा रही है।